अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स कराची बोर्ड सिंध बोर्ड के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज हम अपने इस सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हमने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के तमाम चैप्टर्स के इंशाअल्लाह ताला आपके सामने टॉपिक्स को डिस्कस करना है। और ये जो फिजिक्स का सिलसिला है इसको आपके लिए आसान करना है और बहुत सारी बातों का ख्याल रखते हुए कि आपका एग्ज़ाम है, आगे आपको ई कैट और एम कैट के टेस्ट देने हैं, तो हर हवाले से हम कराची बोर्ड की जो बुक है इसको कवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर बेटे याद रहे कि ये कंटिन्यू एफर्ट का नाम है। आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा कि जो काम आप करने जा रहे हैं ये हो सकता है, लेकिन इसमें टाइम की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। कनेक्शन, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी और आपका इंटरेस्ट इसमें होना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर विल हो इसमें कुछ करने की, तो इंशाअल्लाह ये क्लास आपके लिए आसान हो जाएगी। तो हम अभी अपने चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ मैंने आउटलाइन दी हुई हैं आज के टॉपिक्स की कि हम अपनी बुक्स को देखते हुए चलेंगे। जो टॉपिक हमारी बुक में मेंशन हैं हम लाइन बाय लाइन उनको डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर 2 आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है वेक्टर के हवाले से, और यहाँ फर्स्ट ईयर में भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। आइए यहाँ पर जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इनके सिलसिले का आगाज़ करते हैं। आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, और फिर उसके बाद वेक्टर अलजबरा को हमने स्टडी करना है, उसका आगाज़ करना है कि वेक्टर्स कैसे ऐड होते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग वेक्टर्स की एडिशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद वेक्टर्स की कुछ टाइप्स हम डिस्कस करेंगे आज। तो ये हमारे आज के लेक्चर की आउटलाइन है। तो आइए अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं। मेरे बेटे सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक आ रहा है कि स्केलर्स क्या होते हैं या स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो बेटे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने क्लासिफाई किया हुआ है दो अलग अलग क्वांटिटीज़ में। एक का नाम स्केलर है और दूसरे का नाम वेक्टर है। तो अभी हम पढ़ेंगे स्केलर्स क्या होते हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हमें डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड्स यानी कि उनके नंबर्स और यूनिट्स का इस्तेमाल करना पड़े और वो बात हम कम्प्लीटली समझा पाएँ कि हम क्या कहना चाह रहे हैं दूसरे को, और इसमें डायरेक्शन का इस्तेमाल ना हो। बग़ैर डायरेक्शन दिए हम किसी क्वांटिटी को कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर पाएँ, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी स्केलर क्वांटिटीज़, यानी जिनको बयान करने के लिए उनकी मिकदार और उनका यूनिट ही काफ़ी हो। जिनका यूनिट होगा वो लिख देंगे उसके आगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप चीनी लेने जा रहे हैं तो 5 किलोग्राम चीनी लानी है, तो बात समझ में आ रही है कि 5 किलो चीनी आपने लेनी होगी। या 1 लीटर दूध लेकर आना है या 1 किलोग्राम दूध लेकर आना है, तो बात समझ में आ रही है। 10 मीटर कपड़ा लेकर आना है, बात समझ में आ रही है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड और उनका यूनिट देना पड़े, वो क्वांटिटीज़ कहलाएंगी स्केलर क्वांटिटीज़। और ये फिज़िक्स में आप जब अपने चैप्टर्स को आगे पढ़ेंगे तो ये क्वांटिटीज़ काफ़ी आप पढ़ेंगे अपने इन चैप्टर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल मास, डिस्टेंस, टाइम, ऐसे यहाँ भी दिए हुए हैं, लेंथ, स्पीड, पावर, एनर्जी, वर्क, टेम्परेचर, वॉल्यूम। ऐसे यहाँ पर आपको करंट दिया हुआ है, वोल्टेज है, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह जाकर। तो फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, वेवलेंथ है। ये तमाम वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की नीड होगी। डायरेक्शन के बगैर हम अपनी बात समझा पाएंगे। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटीज़। और ये जो स्केलर्स को आपस में हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा वही अलजबरा है जो हम पीछे क्लास 8 तक मैथ में पढ़कर आए हैं या मैट्रिक की मैथ में हम पढ़ रहे हैं कर आ चुके हैं कि
स्केलर्स यानी नंबर्स कैसे ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, वही अलजेब्रा जो आपने मैथ में पढ़ी है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो मेरे बेटे अगली क्वांटिटी आपके सामने आ रही है वेक्टर्स यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, जिनको हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड्स और उनके यूनिट के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़े कि वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, वो क्वांटिटीज कहलाएंगी वेक्टर क्वांटिटीज। यानी जब तक आप डायरेक्शन ना दें तो बात समझ में ना आए कि ये फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है किसी ऑब्जेक्ट पर, तब ये फोर्स एक वेक्टर है कि आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। या आप किसी से बोले 5 कदम हट जाएं तो वो सवाल यही करेगा कि किस डायरेक्शन में हटें, यानी डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए भी आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, तो ये भी कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो इंशाल्लाह इस पूरी किताब में आप काफ़ी जगह पर ऐसी क्वांटिटीज पढ़ेंगे जिनमें आपको मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो तमाम क्वांटिटीज कहलाएंगी वेक्टर क्वांटिटीज। तो अपने जहन में फ़र्क बना लें कि पहले हमने स्केलर को देखा, स्केलर में डायरेक्शन की नीड नहीं है, मगर वेक्टर में डायरेक्शन की नीड लाजमी होगी। थोड़ी और बात कर लेते हैं इस पर कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैट्रिक में भी आपने तरीकेकार देखा होगा कि हम इसको बोल्ड फेस लेटर में लिखेंगे, यानी कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और इस पे एरो ऊपर लगा रहे होंगे आपकी बुक के अंदर, ये इसका सिंबल है। कैपिटल लेटर के ऊपर एरो अगर लगता है तो ये वेक्टर का सिंबल है। और जब हम ग्राफिकली इसको ड्रॉ करेंगे तो मैट्रिक में हमने देखा होगा कि हमने स्केल सपोज किया होता है कि जितनी इसकी मैग्नीट्यूड होती है, कि अगर हम बोल रहे हैं 5 किलोग्राम या 5 न्यूटन, तो उसमें आपके पास 5 न्यूटन जब आपने बोला तो आपके पास एक स्केल होना चाहिए कि उसकी जो वेक्टर की लेंथ है, यानी जितनी उसकी मैग्नीट्यूड होगी उतनी वो लेंथ का वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। जितनी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी उतनी उसकी लेंथ ज़्यादा बनेगी। और डायरेक्शन के लिए हम एरो हेड का इस्तेमाल करेंगे, तो जिस तरफ एरो हेड जा रहा होगा उसकी डायरेक्शन शो करेगा। तो इन बातों का आप मैट्रिक में तारुफ ले चुके हैं, मैंने इसको रिपीट कर दिया है। आप बस यहाँ ये बात समझें कि वेलोसिटी, टॉर्क, वेट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ऐसे ही नीचे नाम दिए हुए हैं, मोमेंटम हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ऐसे ही एक्सेलरेशन, तो ये तमाम वेट हो गया, तमाम क्वांटिटीज के लिए हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। और याद रहे कि ये जो वेक्टर की अलजबरा है हमारी स्केलर अलजबरा से बिल्कुल अलग है। यानी हमारी स्केलर में अगर 2 + 4 6 के बराबर है, तो वेक्टर्स एडिशन में ऐसा हमेशा लाजमी नहीं होगा कि 2 + 4 न्यूटन का आंसर 6 न्यूटन आए, बल्कि ये आंसर 5 न्यूटन भी आ सकता है, 4 न्यूटन भी आ सकता है। डिपेंड करेगा उनके दरमियान एंगल पर, यानी कि वो जो एंगल है उन दोनों फोर्सेस के दरमियान वो कितना बन रहा है, तो उससे जवाब का चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर हम अलजबरा के रूल अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए हमने इस चैप्टर में इनके जो तमाम रूल्स हैं उनको पढ़ना होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे बेटे आपकी बुक के अंदर वेक्टर्स को ऐड करने के कुछ तरीके बताए गए हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले अलजबरा में इसी को उठा लिया है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये वेक्टर्स कैसे ऐड होंगे। तो उन तरीकों में कुछ मेथड ग्राफिकल हैं जिनमें डायग्राम बनेगी, और एक मेथड एनालिटिकल है जिनमें आपको डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना होगा और आप उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। जब उनको ऐड किया जाएगा तो वेक्टर्स को तो लाजमी एक नया वेक्टर आएगा, उसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी, तो उनको निकालने के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम ये देखते हैं कि जो ग्राफिकल मेथड हैं ये क्या हैं और किस तरीके से वेक्टर ऐड होंगे। जो 3 मेथड आपको दिखाए जा रहे हैं कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ ट्रायंगल या हेड टू टेल रूल, ये आपकी बुक में दिए गए हैं। तो आए बढ़ते हैं आगे। तो बेटे जो पहला मेथड सामने आपके ग्राफिकल आ रहा है 2 वेक्टर्स को ऐड करने का, इसकी लिमिट ये है कि आप इसमें सिर्फ 2 ही वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपको पता है एक 4 साइड फिगर होती है
जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल, और लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल। तो यहाँ ये लॉ ये मैं कहना चाह रहे हैं कि अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो उनको आप पैरेललोग्राम की साइड बना लें। अगर ये वेक्टर ए है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, वेक्टर ए होगा, बिकॉज बोथ आर पैरेलल। और ऐसे ही अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा। तो इन दोनों वेक्टर्स को आप ऐड कर दें हेड टू टेल रूल से, कि बी के हेड में ए की टेल लगा दी या ए के हेड में बी की टेल लगा दी। और जब आपने ऐड कर दिया तो रिजल्टेंट चाहिए, तो उसके लिए आप एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ये डायगोनल जो होगा पैरेललोग्राम का, ये आपको रिजल्टेंट दे देगा ए प्लस बी का आंसर आर के बराबर है या बी प्लस ए का आंसर आर के बराबर है। तो यही इसका लॉ कहलाता है कि इसमें आप दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और उनको पैरेललोग्राम की साइड बना सकते हैं। और जब डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो वो आपको क्या दे देगा, उन दोनों का रिजल्टेंट। चलते हैं आगे। बेटे अगला मेथड जो ग्राफिकल आपकी बुक में बताया गया है उसकी भी लिमिट यही है कि इसमें आप दो वेक्टर्स को ही ऐड कर सकते हैं, और ये कहलाता है लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन। यानी आप अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो उनको एक ऑर्डर में लगा दें, ऑर्डर से बता दें कि वही हेड पे टेल लगा दें। हमने ए पे बी की टेल लगा दी, और अब जब आपको रिजल्टेंट चाहिए तो उसके लिए आप ऑर्डर चेंज कर दें। मतलब पहले हमने हेड पे टेल लगाया था, लेकिन अब अपने हेड पे हेड लगा दिया और टेल पे टेल लगा दी। ये थर्ड वेक्टर आया है, ये उनका रिजल्टेंट दे देगा आपको, और एक ट्राइंगल भी फॉर्म हो जाएगी। तो ये आपकी बुक में दिया गया है लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, कि अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना हो तो उनको आगे कंसेक्टिव ऑर्डर में जोड़ दें हेड पे टेल लगाकर, और थर्ड वेक्टर जिसका ऑर्डर आप चेंज करेंगे वही उन दोनों का रिजल्टेंट कहलाएगा। चलते हैं आगे। मेरे बेटे तीसरा मेथड आपके सामने जो बुक पे दिया हुआ है वो हेड टू टेल रूल, जो आप मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं, कि इसमें आप दो से ज्यादा वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं। ये एक पैटर्न है कि आप जिन वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं उनको एक सिचुएशन दी गई है यहाँ पर कि हर बार आपको पहले वाले के हेड पर दूसरे वाले की टेल लगानी है, एंड सो ऑन। यानी आप यहाँ तो दो ही वेक्टर दिखाए गए हैं, लेकिन दो से ज्यादा वेक्टर भी होंगे, तो अब बस उनके हेड पे टेल लगाते जाएं और उन सबको कनेक्ट करते जाएं। अब जब सबको कनेक्ट कर दें तो आखिर में रिजल्टेंट आपको चाहिए, तो उसके लिए आप क्या काम करें कि रिजल्टेंट की टेल को पहले वाले के टेल से मिला दें और रिजल्टेंट के हेड को आखिरी वाले के हेड से मिला दें। तो अब जो वेक्टर आपका तैयार होगा ये उनका सम आ जाएगा। उनका ऐड होने के बाद जो रिजल्टेंट बनेगा वो यही वेक्टर होगा जिसमें आपने फर्स्ट की टेल को उसकी टेल से मिलाया और आखिरी के हेड को उसके हेड से मिलाया। और यही है हेड टू टेल रूल, कि इसमें आप बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। बस इस पैटर्न का ख्याल रखें कि पीछे वाले के हेड पर आगे वाले की टेल लगा दें। ये मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं आप लोग। चलते हैं आगे। बेटा ऐसे ही आपकी बुक में एक मेथड एनालिटिकल मेथड दिया हुआ है जिसको हमने आगे जाके पढ़ना है। एक टॉपिक आएगा जहाँ पे हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट के नाम से, तो वहाँ हम लॉ ऑफ कोसाइन और फिर बाद में लॉ ऑफ साइन हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर, तो वहाँ हम इन दोनों बातों को तफसील से पढ़ेंगे। बस अभी याद रखें कि आपकी किताब में एक एनालिटिकल मेथड भी दिया हुआ है जिसमें डायग्राम की नीड नहीं होगी, बस वैल्यूज को लाके यहाँ रखा जाए, एंगल्स पुट किए जाएं और आपको रिटर्न में रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी मिल सकती है और उसकी डायरेक्शन भी मिल सकती है। मगर इस मेथड की रिस्ट्रिक्शन ये है कि इसमें आप दो ही वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। आगे मेरे बेटे अगला एक टॉपिक बुक में दिया हुआ है कि अगर आप किसी वेक्टर को किसी नंबर यानी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उस वेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा। यानी किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कराएं तो नंबर बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर हम किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप यहाँ सिचुएशन देख सकते हैं, ये डायग्राम बनी हुई है कि वो नंबर अगर पॉजिटिव हुआ तो वो उसकी मैग्नीट्यूड में इजाफा कर देगा और वो उसकी मैग्नीट्यूड को उतने टाइम बढ़ा देगा जितने आपने उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कराया है, लेकिन डायरेक्शन उसकी वही रहेगी जैसे पहले थी। कि यही बात यहाँ लिखी हुई है कि अगर वो नंबर पॉजिटिव हुआ तो उसकी मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देगा। हाँ, अगर ये नंबर पॉइंट में होता है, फ्रैक्शन में होता है,
तो इसको कम भी कर सकता है, लेकिन ये इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं लाएगा। और ऐसे ही अगर वो नंबर नेगेटिव हुआ जैसे नीचे है, तो वो उसकी मैग्नीट्यूड में तो इजाफा करेगा उतने टाइम जितने टाइम आपने मल्टीप्लाई कराया है, लेकिन वो उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा, क्योंकि यहाँ पर आपने कौन सा पढ़ना है नेगेटिव वेक्टर का, कि उसमें ये माइनस साइन उसकी डायरेक्शन पूरी रिवर्स कर देगी, उसको एंटी पैरेलल कर देगी एक्चुअल वेक्टर के। तो अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगी, मगर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। चलते हैं आगे। तो बेटा जैसे मल्टीप्लाई आपने देखा, तो ऐसे ही वेक्टर को हम किसी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड बिल्कुल वैसे ही है कि आपने जो भी नंबर दिया हो उस नंबर से उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को डिवाइड जब करेंगे तो वो वेक्टर की लेंथ कम हो सकती है, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं, मगर उसकी डायरेक्शन डिपेंड करेगी कि आपने किस नंबर से डिवाइड कराया है, क्या वह नंबर पॉजिटिव है या वह नंबर नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन वही रहेगी, नेगेटिव में डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। चलते हैं आगे। इसके बाद मेरे बेटे जो मैंने आउटलाइन स्टार्ट में आपको दिखाई थी, उसमें जो अगला टॉपिक यानी अभी हमने यहाँ पढ़ा वेक्टर्स की एडिशन। अभी हमें और चीजें भी डिस्कस करनी है अलजेब्रा के अंदर। फिलवर्ग बुक के हिसाब से यहाँ पर कुछ वेक्टर्स की टाइप्स आपको दिखाई गई हैं। तो पहला वेक्टर का नाम आ रहा है यूनिट वेक्टर। ये एक टाइप है वेक्टर की जो आपकी किताब में बताई गई है, तो हमें इसको तसल्ली समझना है। मेरे बेटे यूनिट वेक्टर क्या है, जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसकी अपनी मैग्नीट्यूड 1 होगी, यानी यूनिटी होगी। एक ऐसा वेक्टर जिसकी अपनी मैग्नीट्यूड 1 हो। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, इसका इस्तेमाल किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए होगा। यानी कि यहाँ लिखा हुआ कि यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड यूनिटी दैट इज 1 एंड हैज एनी गिवन डायरेक्शन और द डायरेक्शन ऑफ व्हिच इट इज अ यूनिट वेक्टर। यानी कि जिस वेक्टर के साथ ये लगा है ये उसकी डायरेक्शन को बता रहा होगा, लेकिन इसकी अपनी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1। फॉर एग्जाम्पल जब हम वेक्टर लिखते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि हम पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं और बाद में उसका डायरेक्शन वेक्टर लिखते हैं। तो ये जो ए पे कैप आप देख रहे हैं, स्मॉल ए के ऊपर कैप, ये उसकी डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है कि जो हमारा एक्चुअल वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है। तो अगर हम इसको ए कैप के लिए अरेंज कर लें तो वो जो एक्चुअल वेक्टर है वो अपनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाएगा और दोनों की मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएंगी और ये आंसर आपका 1 आएगा। तो हम यहाँ कहना ही चाह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल हर वेक्टर में किया जाएगा और ये उस वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। और अगर आप इसका फॉर्मूला जनरेट करना चाहेंगे तो वो उसको यहाँ अरेंज किया हुआ है कि किसी भी वेक्टर को उसकी अपनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, अब जो बचेगा वो उसकी डायरेक्शन ही रह जाएगी और वो कहलाएगा यूनिट वेक्टर। नीचे हमने यहाँ पर ये बताया है कि अगर कोई वेक्टर x, y और z के अलॉन्ग उसके कंपोनेंट्स हों तो हम यहाँ पर i यूज करेंगे x के लिए और j यूज करेंगे y के लिए और k यूज करेंगे z एक्सिस के लिए। यानी कि फिजिक्स आपकी यहाँ पे 3 डायमेंशनल हो गई है। x, y और z दे ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन ये i इंडिकेट करेगा कि अगर किसी वेक्टर के साथ लिखा हुआ है 4i तो इंडिकेट कर रहा है कि पूरा वो x के अलॉन्ग है। ऐसे 5j लिखा तो पूरा वो y के अलॉन्ग है और ऐसे अगर 3k लिखा तो पूरा वो z के अलॉन्ग है। लेकिन अगर वो वेक्टर इन दोनों के बीच में आता है तो उसके पास i कंपोनेंट भी होगा और j कंपोनेंट भी होगा। तो इससे मुराद ये है कि अभी आपने यूनिट वेक्टर का तारुफ सुना कि यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करता है और इसकी अपनी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1। ये दूसरे वाले वेक्टर की जिसकी डायरेक्शन बता रहा होता है उसकी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होकर अपने 1 को ख़त्म कर देता है और बस इसकी डायरेक्शन रह जाती है जो कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन बताने में इस्तेमाल होती है। चलते हैं आगे। बेटा अगला नाम आपके सामने यहाँ पर आ रहा है फ्री वेक्टर। ये फ्री वेक्टर भी आपकी बुक में दिया गया है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि फ्री है, मतलब इसको आप उठाकर कहीं पे भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। और एक और बात ये देखें कि ये किसी फिक्स पॉइंट से स्टार्ट यानी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो फ्री वेक्टर की पहली पहचान ये है कि हर वेक्टर फ्री वेक्टर हो सकता है, बस वो ओरिजिन से स्टार्ट ना हो। अब मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पर क्या बताई गई हैं
कि एक ऐसा वेक्टर जिसको हम डिस्प्लेस कर दें, कहीं पर भी उठाकर उसको बना दें, मगर उसमें हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा कि हमें उसकी मैग्नीट्यूड यानी उसकी लेंथ और उसकी डायरेक्शन दोनों हमें चेंज नहीं करनी होगी। ये तमाम वेक्टर्स जो भी हम ड्रॉ करेंगे ये सब पैरेलल होने चाहिए और लेंथ में बराबर होने चाहिए, तो ये कहलाएंगे फ्री वेक्टर। यानी कि फ्री वेक्टर की डेफिनेशन अब आप समझ गए कि ऐसे वेक्टर्स जिनमें आप डिस्प्लेस कर सकें जिनको, और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज ना करें, कहीं पर भी उनको ड्रॉ कर दें, वो वेक्टर्स कहलाएंगे फ्री वेक्टर। चलते हैं आगे। बेटा अगला नाम यहाँ पे आ रहा है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होगा कि ये मैट्रिक में नाम नहीं सुना होगा, इसके लिए स्ट्रिक्ट बाइंडिंग ये है कि ये ओरिजिन से ही स्टार्ट होना है। आपकी किताब में इसका सिंबल स्मॉल आर से शो किया जाएगा। स्मॉल आर पे वेक्टर आप कहीं भी एरो बना हुआ देखें, समझ जाएं पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है। और इसकी पहली पहचान क्या होगी कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और इसका नाम पोजीशन वेक्टर इसलिए पड़ा है कि ये किसी पॉइंट की पोजीशन को बताएगा फ्रॉम ओरिजिन या फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, कि वो पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है। जैसे कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, ग्राफ पढ़ते हैं कि इस पॉइंट पर x की वैल्यू भी होगी, y की वैल्यू भी होगी और ऐसे z की वैल्यू भी होगी, तो ये बताएगा ये ओरिजिन से पॉइंट कितना दूर है। इसका हेड जहाँ पर होगा वो उसका डिस्टेंस बता रहा होगा फ्रॉम ओरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर के लिए सिंबल हम आर यूज करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर 3 डायमेंशनल है तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी जो ये तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यूज होंगी उनको लाके अब यहाँ रखेंगे। वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड आपने पढ़ी है, जैसे आपने मैट्रिक में पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ वेक्टर बाय इट्स कंपोनेंट्स, तो ये तीनों कंपोनेंट्स को दे दिए गए, उनको लाके अब यहाँ रखेंगे तो ये रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर तैयार हो जाएगा। और ये कंपोनेंट्स जो हैं वही कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स इसके। तो फिलहाल आप बस ये समझें कि पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट की पोजीशन को बताता है, उसका एड्रेस बताता है कि वो ओरिजिन से कितना दूर है। बाकी आगे भी ये बार बार रिपीट होगा तो और ये क्लियर हो जाएगा। बेटा अगला नाम यहाँ पे आ रहा है नल वेक्टर। नल वेक्टर नाम से जाहिर है कि एक ऐसा वेक्टर है जिसकी अपनी मैग्नीट्यूड 0 है, यानी कि नल है। अब सवाल ये है कि ये वेक्टर फिर एग्जिस्ट क्यों करता है, तो जवाब उसका ये आया कि ये दो वेक्टर्स जो एक दूसरे के नेगेटिव हों, यानी आपने नाम सुना है मैट्रिक में नेगेटिव वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड वही हो और डायरेक्शन टोटल अपोजिट हो, वो एक दूसरे के नेगेटिव कहलाते हैं। तो अगर उनको ऐड किया जाए तो ऐड करने के बाद एक नया वेक्टर मिलेगा। जैसे आप स्केलर में 2 में अगर -2 को ऐड करेंगे तो आपको नंबर ही मिलता है 0, लेकिन आप जब 2 न्यूटन के वेक्टर में -2 न्यूटन का वेक्टर ऐड करेंगे तो रिटर्न में आपको 0 न्यूटन का वेक्टर मिलेगा। तो हम कहना ही चाह रहे हैं कि नल वेक्टर ऑब्टेन्ड होगा जब आप दो नेगेटिव वेक्टर को आपस में ऐड कराएंगे, और हम इसको यहाँ पे शो करेंगे 0 पे वेक्टर लगाकर, और ये रिजल्टेंट है दो नेगेटिव वेक्टर्स को ऐड करने का। तो बस ये आपको याद रखना है कि नल वेक्टर क्या होता है कि इसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है और ये रिजल्ट होता है दो नेगेटिव वेक्टर को ऐड होने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने चैप्टर नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर के सिलसिले का आगाज कर दिया है, और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस वीडियो पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएं। जैसे जैसे आपको टाइम मिलता रहे आप इसको रिफ्रेश करते रहें, बार बार रिपीट करते रहें, और मैं इन बातों का ख्याल रखूँगा कि आपके टेक्स्ट बुक को हम कवर करें। जो जो टॉपिक्स आपके बुक्स में दिए गए हैं वो तमाम मैं आपको दिखाऊं, और आप इसको जब जितना देखेंगे उतने चांसेस हैं कि बाद में जब हमारे पेपर के एमसीक्यूज आएंगे तो वो एमसीक्यूज आप अच्छे कवर कर पाएं। बाद में ई-कैट एम-कैट के टेस्ट होंगे, वो भी एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, और वो इन्हीं बुक्स से आ रहे होते हैं। बेटा हमारी लैकिंग ये होती है कि हम उसको छोड़ देते हैं पॉइंट्स के बुक्स में, और बाद में फिर उन्हीं से एमसीक्यू बन जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही रहेगी कि हर माइनर पॉइंट जो आपकी बुक में डिस्कस किया गया वो आपके सामने दिखाया जाए, और आप भी इनको जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे इंशाअल्लाह ताला ये और आपके लिए आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।